Welcome learners, this is your mentor, teacher and friend here. आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अच्छा दिन है। आज मैंने अपनी वीडियोस में कुछ चेंजेस करने की सोची है और वो अटेम्प्ट मैं कर रही हूँ। अब हम अपने एग्जामिनेशन में आने वाले जो सारे पार्ट्स होते हैं यानी वोकैबुलरी, ग्रामर एंड लिटरेचर, सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे रेगुलरली। ठीक है, इससे हमारा कोई भी पक्ष वीक नहीं होना चाहिए। किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब वो स्ट्रैटेजी में हमें तीनों चीज़ों को फॉलो करना मस्ट होता है। किसी एक के अभाव में हम वीक नहीं बन सकते। ठीक है, हमारा कोई पक्ष जो है वो वीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम एक अच्छे कॉम्पिटिटर की लिस्ट से आउट हो सकते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। आई थिंक आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा जो रहेगा वो कैप का। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं और इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ इनके रूट वर्ड्स हैं। कहाँ से लिए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि रूट वर्ड की जब इंफॉर्मेशन होती है ना तो किसी भी वर्ड का एनालिसिस करना इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो आगे आपके सामने जो वर्ड लिखा है ईगोइस्ट। क्या है? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट किससे बना है? ईगो से बना है। ईगो क्या होता है? ईगो का मीन होता है ना सेल्फ। सेल्फ क्या? आई, जो अपने आप को प्रायोरिटी दे, जो हर बात में अपना फायदा देखे। ऐसे पर्सन बहुत सिंपल, डायरेक्ट और अबव वर्ड हो सकते हैं। जब कहीं पे कोई डिस्कशन चलेगा, कोई बात चलेगी ना, तो ये उस बात में सबसे पहले अपना फायदा देखेंगे कि इसमें मेरा क्या फायदा है। अब इन बातों से चाहे अगले पर्सन को हर्ट ही क्यों ना हो, डजंट मैटर, इनको बस अपना फायदा चाहिए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह भी सकते हैं सेल्फिश, स्वार्थी व्यक्ति। ठीक है, इगोइस्ट जो व्यक्ति होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड, दूसरा है ईगोटिस्ट। अब ये भी ईगोइस्ट से ही बना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा। ईगो वही सेल्फ, ये भी अपने ही बारे में सोचेंगे, लेकिन टिस्ट का मतलब यहाँ पे है कि ये टॉकेटिव होंगे। कैसे? अपने ही बारे में बात करेंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत डिस्गस्टिंग भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने ही बारे में अपने ही बड़ाई करे एकदम ब्रैगेडेचियो बन के, तो वो चीज़ें ना अगले पर्सन को थोड़ा ऑब्नॉशियस लगती हैं। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो डिस्गस्टिंग फील ला सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं हम ईगोटिस्ट। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे हिंदी में? ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं घमंडी। ठीक है, और इनकी जो हाइट ऑफ कॉन्सीट होगी ना वो अलग ही लेवल पर होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्ट्रुइस्ट। देखिए, जो अल्ट्रुइस्ट वर्ड है ना, वो इसमें जो रूट वर्ड है वो है अल्टर। ये ठीक, और इस अल्टर का मीनिंग होता है ना अदर। अदर का मतलब ये कि एक ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं बेनवोलेंट टाइप के, परोपकारी व्यक्ति हो सकते हैं, जो अपने बारे में नहीं सोचेगा। इसमें ईगो तो है नहीं, अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो अदर के बारे में सोचेगा। ठीक है, अदर पर्सन के बारे में सोचेंगे। कौन? अल्ट्रुइस्ट। तो इनको हम कह सकते हैं परोपकारी व्यक्ति। ठीक है, जो अपने आप को बाद में रखे और दूसरों को पहले, अदर्स को पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट हम जानते हैं, इनको हम कह सकते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। ठीक है, इंट्रोवर्ट, इंट्रो है ना जो, उसका मीनिंग है इनसाइट। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति ना अपने आप में खुश रहते हैं, इनको किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। कोई मिले तो ठीक, कोई ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस पे जाने से कतराते हैं। आप जानते होंगे जब हम व्यक्तित्व पढ़ते रहे होंगे टेट वगैरह में, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये वही है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जो ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अपने में ही खोई रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो का मीन क्या होता है? एक्सट्रो मीन होता है आउटसाइड। क्या आउटसाइड?
जो इनका जो पर्सनैलिटी होती है वो सबको सामने से दिखाई पड़ सकती है, ठीक है। बहिर्मुखी होते हैं ना ये, इनके माइंड में जो चल रहा है वो सबके सामने प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस पे जाने से इनको अच्छा लगता है, अपनी बातों को, अपने विचारों को सामने रखना इनकी क्वालिटी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एम्बीवर्ट। एम्बी का मीन होता है ना बोथ। इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी आपको एम्बी से ना जितने भी मैं रूट वर्ड बता रही हूँ इनको लगा करके ना हम बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्बी का मीन होता है ना बोथ। क्या होता है? बोथ। अब एम्बीवर्ट, अब एम्बीवर्ट में ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों व्यक्तियों के गुण हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनी ओकेजन, जैसा परिस्थिति होती है ना वो उस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हमारा मिसानथ्रोप। ये मिसानथ्रोप कौन हो सकते हैं? देखिए जो ये मिस वर्ड होता है ना, ये मिसानथ्रोप में जो मिस वर्ड है ना, अभी आगे भी आपको काम आएगा मिस, ये MISEIN से बने हैं, ठीक है। ये रूट वर्ड इन मिस में लगता है, ठीक है। तो ये जो मिसैन है ना इसका मतलब होता है हेट, घृणा, ओके। और दूसरी बात इसमें जो एंथ्रोप है, एंथ्रोप इनका मीन होता है मैनकाइंड, ठीक है। इसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो अब दोनों को मिला लीजिए, क्या कह रहा है कि मिसैंथ्रोप जो घृणा करता हो किससे? मानव जाति से, यानी मानव द्वेषी हो, जो मनुष्य को पसंद ना करता हो, वो होते हैं मिसैंथ्रोप, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारा मिसोगाइनिस्ट। बिल्कुल मिस का वही मीनिंग है जो मैंने बताया, हेट, ठीक। और जो हेट है वो गाइनिस्ट। गाइनिस्ट का मतलब क्या? जो गायने वर्ड होता है ना ये GYNE, इसका मीन होता है विमेन, ठीक है, विमेन। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो स्त्रियों से घृणा करते हैं ना उनको कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट मिसोगैमिस्ट। मिस मीन होता है हेट एंड गैमिस्ट मीन होता है ना, हाँ ये जानो आप, इसको जरूरी है, गैमोस। जो गैमोस वर्ड होता है ना, ये जो गैमिस्ट बना रहा है, जो गैमोस वर्ड है इसका मीनिंग होता है मैरिज, क्या? मैरिज। और मिस हेट जो विवाह से नफरत करे उसको हम कह सकते हैं मिसोगैमिस्ट, ठीक है जी। अब एक लास्ट हमारा वर्ड बच रहा है जो है एसिटिक, ठीक है। एसिटिक देखिए ये किससे बना है? ये बना है, एक सेकेंड जी, ये बना है ASKETES, एस्केट से। इसका मीन होता है ना मॉन्क, साधु, सन्यासी, तपस्वी, रिजिड, ठीक है, सेंट। ऐसे जो पर्सन होते हैं ना उनको कह सकते हैं हम एसिटिक, ठीक है। इनको हम तपस्वी कह सकते हैं, बिल्कुल ये साधु प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। चलिए तो ये हमारे कुछ 10 वर्ड्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कर लेंगे। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो है हमारा ग्रामर, ओके। ग्रामर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रीपोजिशंस, और प्रीपोजिशंस में आज जो टॉपिक है वो है अराउंड और थ्रू आउट का। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए अराउंड का प्रयोग अबाउट के अर्थ में होता है अराउंड 10 PM। जैसे कह रहा है अगर, तो अराउंड 10 PM का अर्थ होता है 10 बजे के आसपास, यानी कुछ मिनट कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। इसको हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो। अराउंड का जो मीनिंग होता है वो अबाउट के सेंस में होता है, और अबाउट का मीनिंग क्या होता है भाई? दोनों का मीनिंग होता है लगभग, ठीक है, लगभग। और ये टाइम के डिफरेंस में है, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले। जो अराउंड होता है वो अबाउट के सेंस में यूज होता है, और अबाउट अराउंड दोनों का मीनिंग होता है लगभग। लेकिन दोनों में छोटा सा एक माइनर डिफरेंस है, वो क्या? जो अबाउट होता है ना, ये अबाउट, इसका मीनिंग होता है ना जैसे कोई टाइमिंग दी है यानी 10 o'clock, और हमें कहना है अबाउट 10 o'clock। तो जो अबाउट 10 o'clock है ना उसका मीनिंग ये होना चाहिए कि लगभग 10 बजे, ठीक। लेकिन उससे अधिक नहीं, 10 बजे तक ही, 10 बजे ही, ठीक है, उससे ज़्यादा का सेंस नहीं देगा ये, ठीक। लेकिन जो अराउंड होता है ना, अराउंड, वो देखो वो कह रहा है कि 10 बजे के आसपास कुछ मिनट कम या अधिक। ये जो टाइमिंग दी है एग्जैक्ट टाइमिंग, वो टाइमिंग के थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद भी हो सकता है, लगभग, ठीक, या थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी।
लेकिन जो अबाउट होता है ना वो पहले पहले का सेंस ही देता है, यानी कि उतने बजे तक ही, यानी अबाउट 10 o'clock अगर कह रहे हैं ना तो 10 बजे की ही बात कह रहा है, वो उससे ज़्यादा की बात नहीं कह रहा है। ठीक है, ये दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है। बाय द वे ये हमें नहीं पढ़ना चाहिए था, मैं तो आपको एक कोरिलेट करवा रही थी। टॉपिक तो हमारा अराउंड और थ्रू आउट का है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो अराउंड होता है वो अबाउट के ही सेंस में यूज़ किया जाता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कुछ मिनट कम या अधिक। ठीक है, ओके। और जो थ्रू आउट होता है ना, थ्रू आउट का जो सेंस होता है वो भी टाइम के ही सेंस में यूज़ किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में। थ्रू आउट का मीनिंग होता है ना लगातार। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है पहले। थ्रू आउट का मीनिंग होता है लगातार। ठीक है, अतः थ्रू आउट द नाइट, अगर कहीं आपसे कहा जा रहा है कि थ्रू आउट द नाइट, तो इसका मतलब रात भर, रात के शुरू होने से रात के अंत तक। ठीक है, ये मीनिंग होता है, यानी रात भर, कंटिन्यू द नाइट। ठीक है, यानी सारी रात, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, नाइट है, लाइफ कर लीजिए, तो जीवन भर, शुरू से लेके अंत तक, यही मीनिंग होता है थ्रू आउट का। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मिस्टर झा केम हियर अराउंड 10 PM। मिस्टर झा आए कब? अराउंड 10 PM, लगभग 10 बजे तक आए। हो सकता है 10:05 भी हो गया रहा हो, या हो सकता है 10 बजने में 5 मिनट बाकी रहा हो। ठीक है, लगभग 10 बजे तक आए। ओके। ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट, उन्होंने काम किया रात भर, शुरू हुई जब तक और जब खत्म हुई तब तक। ठीक है, थ्रू आउट, रात भर काम किया उन्होंने। आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट द लाइफ, मैं इसको याद रखूंगा जीवन भर। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ, जीवन भर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिसाइड एंड बिसाइड्स। क्या है बिसाइड एंड बिसाइड्स? देखो, जो बिसाइड होता है ना, बिसाइड की जो मीनिंग होती है वो अलग होती है, और बिसाइड्स इसकी मीनिंग अलग होती है। बार बार भूल जाते हैं ऐसा अगर आप कहते हैं तो। ठीक है, अगर ऐसा कोई भूलता है तो भूलने की जरूरत नहीं है। जो बिसाइड होता है ना उसको याद रखना है बाई साइड से। साइड में तो एस है नहीं, तो जैसे साइड में एस नहीं है वैसे बिसाइड का भी यूज कर लेना है। ठीक है, बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, और साइड में कहाँ एस आता है? जब साइड में एस नहीं आता है, उसी सेंस में यूज हो रहा है, तो बिसाइड को याद कर लेना है, बिसाइड्स नहीं कहना है वहां पे, सिंपल। ठीक है, तो बाय द साइड ऑफ होता है बिसाइड का मीनिंग। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जा रहा है गो एंड सिट बिसाइड हरी, ऑफ मत लगाइए। ठीक है, ये तो साइड के डिफरेंस में यूज किया गया है। गो एंड सिट बिसाइड हरी, तो आपसे कहा जा रहा है कि जाओ और हरी के बगल बैठो, नेक्स्ट टू के सेंस में। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है बिसाइड्स। बिसाइड्स का क्या मीनिंग होता है? अबव एंड ओवर एंड अबव, यानी जैसे सेंटेंस देखिए, मिस्टर बोस 5 persons वेयर देयर। अच्छा, तो जो मिस्टर बोस है ना 5 persons वेयर देयर। अच्छा, बिसाइड को ले लीजिएगा भाई, मैंने छोड़ दिया है, माफ कीजिएगा, ले लेते हैं फिर से। ओके, बिसाइड्स मिस्टर बोस 5 persons वेयर देयर, इनके अतिरिक्त, किसके? मिस्टर बोस के अतिरिक्त, यानी इनको भी ले लीजिए, मिस्टर बोस तो है ही है वहां पे, उनके अलावा 5 person थे। ठीक है, यानी मिस्टर बोस तो थे, उनके साथ साथ इनके अलावा 5 person और भी थे। ठीक है, बिल्कुल। तो बिसाइड का मीन होता है बाय द साइड ऑफ, यानी कि बगल में, नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स का मीन होता है इन एडिशन, के अलावा, ओवर एंड अबव ऑल के अतिरिक्त में। ठीक है, तो ये छोटा सा मीनिंग होता है। बिसाइड्स का मीन होता है एडिशनल। ठीक है, ये है जो व्यक्ति है और इसके अलावा भी और। ठीक है, जो गिवन पर्सन है वो तो है, उसके अलावा और भी लोग हैं। और जो बिसाइड होता है वो होता है बाय द साइड ऑफ, सिंपल सी बात है। तो दोनों में तो बिल्कुल कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अब आता है इन, ऑन एंड टू। इन, ऑन एंड टू, अब इनमें डिफरेंस देखिए। हिमाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे नॉर्थ है ना, नाउन है। ठीक है, आर्टिकल लगा है, वो जानिएगा आप। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के उत्तर में। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश कहाँ है पता है आपको? स्टेट है, ऑफकोर्स इंडिया के अंदर ही होगा। ठीक है, भारत के अंदर ही होगा, लेकिन उत्तरी दिशा में। ठीक है,
भारत के अंदर उत्तरी दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो इनसाइड करके आपको पिन किया गया है ना, इनसाइड का यही मतलब है कि भारत के अंदर है कोई चीज, तो वहां पे इनका यूज किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। ओके, अब देखिए, द हिमालय इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब ये भी कह रहा है कि हिमालय जो है, जो पर्वत है हिमालयाज, वो है कहाँ पे? भारत के उत्तर में। हिंदी में तो वही मीनिंग जा रही है, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो हिमालय है ना, वो भारत के अंदर तो नहीं है ना, भारत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर में है। ठीक है, और कोई चीज ना जो फ्रंटियर, फ्रंटियर का मीन होता है ना सीमा। ठीक है, जो भारत की सीमा पर है, भारत को भी तो छू रहा है ना, तो भारत की जो सीमा पर है उसके लिए अगर हमें प्रीपोजिशन यूज करना है तो हम कहेंगे ऑन। ठीक है, हालांकि सब जगह बात हो रही है कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में कोई चीज एक ही दिशा में है, लेकिन अगर वो किसी गिवन प्लेस के अंदर प्लेस है तो वहां पे इनका यूज करना है। और गिवन प्लेस के जब फ्रंटियर पे होगी कोई चीज स्थित, तो वहां पे हमें ऑन का यूज करना है, जैसे यहां पे किया है। हिमालय पर्वत कहाँ है? हमारे उत्तर में ही तो है, सीमा पर स्थित है ना जी। उसके बाद अब कह रहा है तिब्बत इज, तिब्बत जिसकी राजधानी ल्हासा है, तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब ये भी कह रहा है कि ये भी भारत के उत्तर में है, लेकिन अब ये कैसे बता रहा है? तिब्बत जो है ना हमारे देश में तो आता नहीं, ये दूसरी चीज है, दूसरा रीजन है ना। तो अब तो वो चीन के अंदर आता है जो भी है, तो जो तिब्बत है वो हमारी भारत की सीमा में तो नहीं आता है, वो भारत के बाहर है। तो इसलिए आउटसाइड, ये जो मीनिंग लिखी है ना, ये पिन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, और ये जो टू लगा है ना, ये बाहर के लिए लगा है। तो हमें बस 3 चीज याद रखना है। आप अपनी तीनों उंगलियों को बढ़ाइए और उस पर डिस्कस करिए, बार बार कहिए कि जो इन है वो भारत के अंदर के लिए बताया गया है, और जो टू है वो भारत के बाहर के लिए बताया गया है, और जो ऑन है वो फ्रंटियर के लिए यानी सीमा पर स्थित क्षेत्र के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ग्रामर आज के लिए इतना इनफ है। अब चलते हैं अपने लिटरेचर पार्ट पे। ओके, चलिए, लिटरेचर पोर्शन में हम जॉन मिल्टन को डिस्कस कर रहे थे। जॉन मिल्टन के जो कॉम्पोजिशंस थी ना, हमने लगभग उनको फिनिश कर लिया है प्रकाश बुक से। आज जो टर्न है वो है पैराडाइज रिगेंड का। जैसे हमने पैराडाइज लॉस्ट की समरी को डिस्कस किया था, वैसे ही हम पैराडाइज रिगेंड को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंटेंट कम है प्रकाश बुक में, डजंट मैटर, जितना है उतना सफिशियंट है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। पैराडाइज रिगेंड फर्स्ट ऑफ ऑल कब आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1671 में आया था। ठीक है, इज मिल्टन्स एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ठीक है, तो मिल्टन के वैसे तो बहुत सारे वर्क्स हैं जो ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं, जैसे सैमसन एगोनिस्ट भी है हमारा ब्लैंक वर्स में, पैराडाइज लॉस्ट भी है ना। तो उसके साथ में इसको भी याद रखना है कि ये भी जो पैराडाइज रिगेंड है ये भी ब्लैंक वर्स में लिखा है। और कितने बुक्स में है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये है 4 बुक में। ठीक है, दिस बुक इज कंपोज्ड एट हिज कॉटेज इन चैलफोर्ट एट सेंट गाइल्स इन बकिंगमशायर। ये जो पैराडाइज रिगेंड है ये उनके कॉटेज चैलफोर्ट सेंट गाइल्स इन बकिंगमशायर में कंपोज की गई थी। ठीक है, ये जो पैराडाइज रिगेंड है, ही कंपोजेस इट एट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड डॉक्टर थॉमस इलवुड। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये जो बुक है, ये जो पैराडाइज रिगेंड है, इसको कंपोज किया था ना अपने एक फ्रेंड के एडवाइस पे, और वो फ्रेंड इनके कौन है? डॉक्टर थॉमस इलवुड। ठीक है, याद रखना है। इट हैज 2065 लाइन्स, इसमें 2065 लाइन्स भी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वाइल पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स 10,565 लाइन्स, और जबकि पैराडाइज रिगेंड में ना 10,565 लाइन्स हैं। ठीक है, और जो पैराडाइज रिगेंड है उसमें तो बहुत कम है इसके मुकाबले, यानी 2065 लाइन तो सिर्फ पैराडाइज रिगेंड में है। ठीक है, तो याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पुटअप ही हो जाए, यानी इसके मुकाबले काफ़ी छोटा है। होगा भी क्यों नहीं, वो 12 बुक में है, और ये कितने में है? ये तो भाई 4 ही बुक में है ना। ओके, मिल्टन एम्प्लॉयज ए पेन स्टाइल।
अब ये जो पैराडाइज रिगेंड है ना, इसको इन्होंने काफ़ी प्लेन स्टाइल में लिखा है। ही यूजेस सिमलीज टू द मिनिमम, इसमें सिमलीज का भी उन्होंने मिनिमम ही यूज़ किया है। ही यूजेस ए सिंपल सिंटैक्स, बिल्कुल सिंपल सिंटैक्स का भी यूज़ किया है इन्होंने। फॉर नॉर्थरॉफ फायरे, कोई राइटर है, पैराडाइज रिगेंड इज, और उन्होंने कहा है इसको, इज प्रैक्टिकली सुई जेनेरिस, यानी कि ये यूनिक है, ठीक है। और ये जो पैराडाइज रिगेंड है ना, ये पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल है, ये आप जान ही रहे हैं। इट इज अ सीक्वल टू पैराडाइज लॉस्ट। इन इट ही शोज द डिबेट बिटवीन क्राइस्ट एंड सैटन, और इसमें ना उन्होंने, जॉन मिल्टन ने क्राइस्ट और सैटन के बीच की जो विवाद है, जो आर्ग्यूमेंट थी, उसको दिखाया है, ठीक है। सैटन ट्राइज टू टेम्प्ट क्राइस्ट बट फेल्स, तो जैसे पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटन होता है वो ईव को बहला फुसला करके उन्हें करप्ट कर देता है, एडम को भी, तो उसी तरीके से ना ये इसमें ये क्राइस्ट को भी टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो ऑलमाइटी है, गॉड है, तो वो तो टेम्प्ट होते नहीं है, और इस वजह से जो सैटन का प्लान होता है ना, वो फेल हो जाता है, ठीक है। He takes temptation, crucifixion and resurrection into focus, बिल्कुल। He has taken this story from the first version of सेंट ल्यूक गॉस्पेल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उन्होंने ये जो स्टोरी है ना, वो सेंट ल्यूक गॉस्पेल के फर्स्ट वर्जन से लिया है, ठीक है। किसको? पैराडाइज रिगेंड के थीम को, ठीक है, स्टोरी को। इट इज़ हिज फेवरेट बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट में देखा है मैंने कई बार कि कौन सा जो कंपोजिशन है वो जॉन मिल्टन का स्वयं का काफ़ी इंपॉर्टेंट या फेवरेट रहा है, ठीक है, तो याद रखना है। क्राइस्ट, सैटन, एडम, ईव, एबेल, कैन, वर्जिन, मैरी, बेलियल आर सम सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स इन पैराडाइज रिगेंड। तो ये जो क्राइस्ट है, सैटन है, एडम है, ईव है, एबेल है, कैन है, वर्जिन मैरी है, बेलियल है, ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि पैराडाइज लॉस्ट से ही लिए हैं, तो पैराडाइज रिगेंड में भी हैं, ठीक है। हो सकता है लॉस्ट में इनका उतना जिक्र ना हो, लेकिन रिगेंड में ना ये मेजर कैरेक्टर्स के रूप में डिस्कस किए गए हैं। इट इज सैटन हु डिमीन्स द ह्यूमन रेस, बिल्कुल। कैन मर्डर्स हिज एल्डर ब्रदर एबल, और जो कैन है ना, वो अपने बड़े भाई एबल की हत्या कर देता है, और ब्रिंग्स क्राइम एंड क्रूअल्टी ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर ये गलत चीजें यानी क्राइम क्रूअल्टी को लेकर के आते हैं, ठीक है, सम्मान नहीं देंगे, आता है। मिल्टन शोज द विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट ओवर सैटन, तो मिल्टन ना इसमें ये दिखाते हैं विक्ट्री को जो कि सैटन के खिलाफ क्राइस्ट को मिलती है, ठीक है। ही इज विद क्राइस्ट, तो जो जीसस क्राइस्ट के साथ में है जॉन मिल्टन है, और सैटन जो कि विलन है हमारे, वो आप जान रहे हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये टेम्पटेशन को दिखाया है जो कि क्राइस्ट के ऊपर है, हालांकि वो ऑलमाइटी है, गॉड है, तो वो जो सैटन का प्लान होता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे समरी के रूप में जो हमने प्रकाश बुक से आज कवर किए हैं, और अब जो चीज़ें बची हैं ना, उनको हम कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो मुझे ज़रूर बताइएगा, चेंजेस के बारे में भी ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।